हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आ रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम 2015 और 14 के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। सीरीज बाइलिंगुअल में होगी, पीडीएफ का मटेरियल भी आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा जाएगा। सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। सीरीज हमारी तरफ से एश्योरेंस है कि हम पूरा कंप्लीट कराएंगे इसको। जनरली यूट्यूब पे क्या होता है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं बट कंप्लीट नहीं करते हैं। दिस विल बी कंप्लीटेड और टाइम से पहले कंप्लीट कराई जाएगी। 2022 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज के कंटिन्यूएशन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी हम लोग आएंगे। लाइक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, उसको बहुत जल्द हमारी फैकल्टीज आपके साथ डिस्कस करेंगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज का बेनिफिट और लोगों तक भी पहुंचाइए। राइट, लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, तो इसकी वजह से आज से सीरीज जो है वो दोनों लैंग्वेज में चलेगी। लेट्स स्टार्ट दिस, डू ज्वाइन विद अस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014। Question number 1 is, every year a month-long ecologically important campaign or festival is held during which certain communities or tribes जो करते क्या हैं, plant samplings of fruit-bearing trees. Which of the following are such communities? मतलब कि प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ो तो ये जो आपका मिल रहा है क्या कि प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज, ये हिली एरियाज की ट्राइब्स करती हैं, जो हिल्स में रहती हैं या माउंटेन्स की ट्राइब्स होती हैं वो करती हैं। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस एंड रीडिंग इट केयरफुली, लाइक भूटिया एंड लेप्चा, गोंड एंड कोरकू, इरुला एंड टोडा, सहरिया एंड अगरिया। अगर आपको इन ट्राइब्स के बारे में पता है कि ये ट्राइब्स मूल रूप से पाई कहां जाती हैं, इनका लैंडस्केप कहां है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। हालांकि ये क्वेश्चन प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल यूजिंग सम काइंड ऑफ कॉमन सेंस जा सकता है राइट आंसर तक। ओके, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक मैप दिखाऊंगा आप लोगों को, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेब पेज से लिया है। ये मैप है हमारा। ये जो भूटिया ट्राइब्स होता है ये उत्तराखंड का ट्राइब है, जैसे जौनसारी भी उत्तराखंड का ही ट्राइब है। ओके, सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट ट्राइब अगर आप जम्मू की देखो तो गद्दी ट्राइब होती है, वो जेएंडके की काफी फेमस ट्राइब है। चांगपा अगेन एंड बकरवाल लद्दाख रीजन की काफी फेमस ट्राइब है। कमिंग टू सहरिया जो कि ऑप्शन में था, ये राजस्थान की ट्राइब है। अगरिया अगेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक और यूपी की जो बहुत फेमस ट्राइब है वो थारू है। जो अब थोड़ा अगर हम नीचे जाएं तो ये जो गोंड और कोल ट्राइब होती हैं ये एमपी में होती हैं, और इन्हीं के पैरेलल अगर हम राजस्थान और गुजरात की तरफ मूव करें तो बंजारा ट्राइब एंड देन आफ्टर भील। ये सारी जो हैं ये कुछ फेमस ट्राइब्स हैं इंडिया की, जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली यूपीएससी पूछता है इस सवाल। भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो गोंड है, और ये आंध्र प्रदेश के रीजन में है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो गोंड है मैंने मार्क कर दिया है, ये आंध्र प्रदेश के रीजन में है। थोड़ा आप ऊपर जाओगे तो चेंचू ट्राइब अगेन इन तेलंगाना। ओके, एंड टोडा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टोडा ट्राइब इन नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। ओके, ये जो टोडा ट्राइब्स है ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का जो कंजंक्शन बनता है नीलगिरी हिल्स के पास, वहां पे टोडा ट्राइब पाए जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि मैट्रियार्कल इन नेचर होते हैं। इंडिया में बहुत कम ऐसी ट्राइब्स हैं जो मैट्रियार्कल इन नेचर हैं। सम आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और ये टोडा भी उसी में से आई जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है टोडा, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये समूह कौन सी है? गोंड। ओके, नाउ क्वेश्चन में था लेप्चा, तो लेप्चा इज इन सिक्किम। ओके, तो अगर दोबारा क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, तो नाउ भूटिया एंड लेप्चा इज राइट आंसर। भूटिया एंड लेप्चा इज राइट आंसर, क्योंकि ये जो प्लांट सैपलिंग लगाई जाती हैं ये माउंटेन एरियाज की ट्राइब लगाती हैं, और अगर ये टोडा साउथ इंडिया की है तो यहां नहीं है। सहरिया इज फ्रॉम राजस्थान एंड अगरिया इज फ्रॉम यूपी।
एंड सहरिया इज फ्रॉम राजस्थान, टोडा इज इन नीलगिरी, गोंड एंड कोरकू अगेन आप लोगों ने देखा कि जो गोंड है ये आंध्र प्रदेश के पास की है और सबसे ज्यादा बड़ी जनजातीय समूह जो होती है वो गोंड होती है। सो राइट आंसर इज ए ओनली। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था और ट्राइब्स से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ट्राइब्स को जरूर करके जाएं, मैप को अच्छे से करें, स्क्रीनशॉट ले लें और ट्राई करें कि ये बेसिकली आप खुद अपने एक मैप पे प्लॉट कर लें इनको, धीरे धीरे चीजें याद हो जाती हैं। Coming to the next question, second for the day, and the question is, in India, cluster beans, guar, is traditionally used as a vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? भारत में ग्वार का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो ये भी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 14-15 में यूपीएससी प्रीलिम्स में ने पूछा था। और ग्वार का यूज क्या करते थे हम लोग कि ग्वार से ना उसके जो ग्वार की सीड्स होती है उससे शेल गैस बनाना चालू करे थे। तो द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। तो इसके सीड्स से जो गम बनता था उससे हम लोग शेल गैस का एक्सट्रैक्शन करते थे और इसीलिए इसकी जो खेती थी इसका महत्व बढ़ गया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ट्रेवल थ्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आप कॉमन सेंस से एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। ओके, इफ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालयाज you are likely to see which of the following plants naturally growing there। अगर आप हिमालयाज में जाते हो, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हो तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? देखो इसमें ना नेचुरली को तुम अंडरलाइन कर लेना, प्राकृतिक रूप से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि उसका जो नेचुरल हैबिटेट में जो ग्रो होगा ना, हिमालय का जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जो पौधा ग्रो होगा या फिर जो ट्री ग्रो होगा उसकी बात कर रहा है। ओके, रीडिंग टू द ऑप्शंस, ओक, रोडोडेंड्रॉन, सैंडलवुड। अब आप सभी को पता है कि अभी अभी मूवी आई थी, कौन सी? पुष्पा। ओके, सबने देखी पुष्पा मूवी। तो ये जो सैंडलवुड है ना, ये साउथ इंडिया की ट्री है, ये साउथ इंडिया की ट्री है। जनरली कहां पाई जाती है? नीलगिरी साइड पे पाई जाती है, आंध्र साइड पे पाई जाती है। तो सैंडलवुड को अगर आप एलिमिनेट कर दो, चंदन को अगर आप एलिमिनेट कर दो, चंदन को, तो फोर्थ चला गया, सेकंड चला गया एंड थर्ड चला गया। फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर। एंड फर्स्ट एंड सेकंड है क्या? ओक एंड रोडोडेंड्रॉन। दिस इज रोडोडेंड्रॉन, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। ये रोडोडेंड्रॉन है और ये जो हिमालय है उसके लैंडस्केप में आपको नेचुरली ग्रो हुआ दिख जाएगा, राइट? सो दिस इज रोडोडेंड्रॉन। आप ये पिक्चर इसलिए लगाई गई है ताकि आपको विजुअल से ज्यादा समझ में आता है और आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाओ इसको। रोडोडेंड्रॉन आपको छप जाए, दिमाग में याद हो जाए। ओके, सो ओक एंड रोडोडेंड्रॉन नेचुरली कहां पाए जाते हैं? नेचुरली कहां ग्रो करते हैं? हिमालयाज में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic। ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें ये चारों तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक। तो अगर आप लोगों को पता है कि अगर ये कोई लैंडस्केप है और यहाँ पे ये कोई माउंटेन है, तो जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। ओके, तो यहाँ का जो एरिया है, अगर ये ट्रॉपिकल एरिया है तो ऊपर जाने पे वो सब ट्रॉपिकल हो जाएगा ड्यू टू डाउनफॉल इन टेम्परेचर, और ऊपर जाने पे ये टेम्परेट रीजन होगा एंड सबसे ऊपर जाने पे ये आर्टिक रीजन हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, स्नो कवर्ड एरिया है ये। ओके, तो अगर आपको इन नेशनल पार्क की लोकेशंस पता है कि कौन से स्टेट्स में लाई करती हैं, तो आप इस आंसर को आराम से टैकल कर सकते हो। एग्जैक्ट अगर आपको नहीं भी पता है इन ड्यूरिंग एग्जाम आवर्स, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में लाई करता है।
नंदा देवी नेशनल पार्क इज इन चमोली उत्तराखंड, न्योरा वैली नेशनल पार्क इज इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, एंड नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ अगर इंडिया के लैंडस्केप पे लैटिट्यूड वाइज इनका डिवीजन देखो तो जो नंदा देवी नेशनल पार्क होगा वहां ट्रॉपिक्स का मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के ऊपर है, तो सेकंड वाला चला गया। ऐसे ही अगर कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम की बात करो तो वहां भी वो भी थोड़ा ट्रॉपिक्स की तरफ नहीं है, वो भी थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे है, तो ए भी चला जाएगा। एंड नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। यहां नामदफा नेशनल पार्क पे चारों तरीके का क्लाइमेट मिलता है, ट्रॉपिकल भी, सब ट्रॉपिकल भी, टेम्परेट भी एंड आर्टिक भी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो लैटिट्यूड डिविजन्स हैं वो चारों तरीके के क्लाइमेट्स को सूट करती हैं। एंड दिस इज योर नामदफा नेशनल पार्क, यू कैन सी क्लियरली हियर, दिस इज स्नो कवर्ड आर्टिक रीजन एंड दिस इज टेम्परेट रीजन, दीज आर ट्रॉपिक्स एंड बीच में ये जो है ये सब ट्रॉपिक्स हैं। तो यहां से आप क्लियरली अंडरस्टूड हो जाते हो कि आंसर इज नामदफा नेशनल पार्क। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 अगेन फ्रॉम 2015 प्रीलिम्स। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज मैनेज्ड बाय, ये पूछ रहा है कि ये जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप है ISFL, इसको कौन मैनेज करता है? सी, ये जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव है ना, ये एक पब्लिक प्राइवेट बेस्ड फंड इनिशिएटिव है जिसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन एनवायरमेंट फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए बनाया गया। इसको जो मैनेज करने वाली एजेंसी है वो वर्ल्ड बैंक है। ओके, एंड सो राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, we will cover it in our environment and ecology lectures. Question number 6 is, with reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? Now this is a very important question. Okay, इसको आप ध्यान से पढ़ो। वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा, ध्यान से पढ़ना। इट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल। देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पार्टनरशिप्स आती है ना, जनरली वो सबको ही कवर करती हैं, काफी होलिस्टिक इन नेचर होती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट भी होती है, बिजनेस भी होती है, सिविल सोसाइटी भी होती है, इंडिजिनस पीपल भी होते हैं। एंड दिस इज व्हाट बॉटम्स अप अप्रोच या कम्युनिटी अप्रोच बोला जाता है, राइट? तो जनरली जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैसिलिटीज होती हैं उनका इंपैक्ट सब पे होता है, तो वो लाई भी जाती हैं, तो सबको साथ लेके लाई जाती हैं। सो गवर्नमेंट भी होती है, बिजनेस भी होती है, सिविल सोसाइटी भी होती है और इंडिजिनस पीपल होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। कमिंग टू द सेकंड, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बोल रहा है कि ये जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी है ये सबको फंड देगा, फाइनेंशियल एड देगा, किसको? यूनिवर्सिटीज को, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को और इंस्टीट्यूशन को। तो थोड़ा सा ये एक्सट्रीम लग रहा, क्यों? क्योंकि हर किसी के पास जाके फंड देना इस फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज जो कि एक वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल की है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। Coming to the third option, it assists the countries in their REDD plus reducing emission from deforestation and forest degradation plus efforts by providing them with financial and technical assistance. तो this is also right. ये REDD plus की बात हम लोगों ने करी थी। इसका एम है कि emission को कम करना, forest degradation को कम करना और deforestation को कम करना। साथ के साथ REDD plus में हम poverty alleviation की भी बात करते हैं। ओके, तो थर्ड भी सही है एंड फर्स्ट भी सही है। तो यहां से ये चला गया, ये चला गया एंड सेकेंड इज रॉन्ग क्योंकि थोड़ा सा एक्सट्रीम इन नेचर है, तो ये चला गया। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement are correct? ओके देखो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ना, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का एक पार्टनरशिप है, बहुत सारे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पार्टनरशिप है, और ये क्या है कि बर्ड को कंजर्व करना है, उनके हैबिटेट को बचाना है। ओके ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, तो ग्लोबल भागीदारी है, फर्स्ट तो होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल लेके आई थी। ये सही है कि गलत है? तो दिस इज नॉट राइट। ये जो कॉन्सेप्ट था वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने नहीं लाया था, इसको कौन लेके आया था? तो इसको नॉर्मन मायर्स नाम का एक इकोलॉजिकल साइंटिस्ट लेके आया था। तो सेकंड इज रॉन्ग। इफ सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड पे चले। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रेफर्ड टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो इसका काम ही यही है कि बर्ड्स और उनके हैबिटेट को बचाना है। तो पहले क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? तो इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। सो फर्स्ट इज राइट, थर्ड इज ऑल्सो राइट, थर्ड इज ऑल्सो राइट। या फिर सेकंड रॉन्ग है तो सेकंड को एलिमिनेट भी कर लो, एलिमिनेटिंग सेकंड। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, वन एंड थर्ड ओनली। देखो थोड़ा सा दिमाग खोल के करोगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज again from 2015-16 prelims. In India, which one of the following types of forest is teak a dominant tree species? पूछ रहे हैं इन फॉरेस्ट में से जो टीक है, जो सागौन है, वो किन में ज्यादा पाया जाता है या मेजर स्पीसीज है ना? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रॉपिकल डिसिडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। सेकेंड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, एंड डी इज टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड, घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो देखो जी, टीक है, ये टीक है, ये आप देख रहे होगे, ये लैंडस्केप जो दिख रहा है ये टीक का पेड़ है, सागौन का पेड़ है ना? तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड, यहां तो तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? दिस इज नॉट ग्रासलैंड, है ना? तो ये चला गया। अगेन दिस, ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ये जो टीक है ना, ये मेजर स्पीसीज है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट फॉरेस्ट का, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का। मतलब डिसिडियस वो तरीके का फॉरेस्ट होता है जो अपना पत्ता झाड़ देते हैं। ओके, सो ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। Teak belongs to tropical moist deciduous forest. Coming to the next question. Next is, which one of the following is the best description of the term ecosystem? Now ecosystem की definition पूछ लिया, इससे ज़्यादा आसान क्या पूछेगा? और ये भी 2015 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। और इकोसिस्टम का डेफिनेशन यहाँ से समझ पा रहे हो कि क्या नेचर है, क्या ट्रेंड है यूपीएससी के पेपर का। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, अगर आपका कोर फंडामेंटल स्ट्रांग है, यूपीएससी आपको पीएचडी करने के लिए नहीं बोलता है ना? वो तो हम लोग करने लगते हैं पीएचडी, आपको पीएचडी करने के लिए नहीं बोलता है। सिंपल पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, और क्या चाहिए भाई? इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछ रहा है बस। नाउ ऑप्शंस को पढ़ो। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। Second is that part of the earth which is inhabited by living organism. Third is a community of organisms together with the environment in which they live. And D is the flora and fauna of geographical area. इसका आंसर तो यार सीधे सीधे तुम ही लोग दे दो। इसका आंसर A है, a community of organisms interacting with one another, और एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीव का एक समुदाय, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that support a rich biodiversity? Now this is one of beautiful question. ये पूछ रहा है कि कौन इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है
जो यूनिक है, किस तरीके का यूनिक है कि वहां पे फ्लोटिंग वेजिटेशन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अणु होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो देखो ये जो अभी मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं, दिस इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड द नेम ऑफ दिस नेशनल पार्क इज केबुल लमजायो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और ये जो तुम्हें छोटे छोटे फ्लोटिंग स्वैम्प्स दिख रहे हैं ना, इसको फुमडीज बोला जाता है। इसको फुमडीज बोला जाता है। सो अब तुम्हें आंसर पता हो गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। दिस इज केबुल लमजायो नेशनल पार्क। नाउ अदर की बात करें, यूपीएससी में जो ये जो प्रीवियस ईयर्स हम लोग करते हैं ना, तो इसके आंसर्स को जानने के बजाय आप उसके साथ साथ ऑप्शंस के बारे में भी समझो थोड़ा सा कि ऑप्शंस और कौन से हैं। देखो ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल चिड़िया की आंख नहीं देखनी है, पूरी चिड़िया देखनी है और वो चिड़िया किस पेड़ पे बैठी है वो भी देखना है, राइट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोर पढ़ लेते हैं, यूपीएससी पेरिफेरी से क्वेश्चन पूछ देता है, तो सब कुछ देखना है ना। सो भितरकनिका नेशनल पार्क, यहां पे कौन सी डोमिनेंट स्पीसीज है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। कहां पे है? उड़ीसा। केबुल लमजायो अभी मैंने आपको बताया। फुमडीज डोमिनेंट क्या है? फुमडीज यूनिक है, दुनिया का एकमात्र है ना, अनूठा है, इसीलिए केबुल लमजायो। इसका आंसर भी यही है, सी केवलादेव घाना नेशनल पार्क। हमने पीछे क्वेश्चन में बात करी, वैसे ये राजस्थान में पाया जाता है। एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम दिल्ली, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे हरियाणा में पाया जाता है ये। सो थैंक्स फॉर द डे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए और इस सीरीज़ का फ़ायदा लेने की कोशिश करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।